नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं महेंद्र रावत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, हम आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे। और एक हमने चैप्टर वाइज सीरीज अपनी निकाली हुई है जिसमें ऑलरेडी 11-12 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। आपको बड़ी मदद मिलेगी आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। चलिए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और टॉपिक आपके सामने लाया हूं, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, या लाभ या हानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको आज देखेंगे कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, और रेलवे में बेसिकली किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बार आप अटेम्प्ट करने की ट्राई करिए, 10-15 सेकंड लीजिए और क्वेश्चन लगाइए। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपने एक बार सवाल पढ़ा होगा अच्छे से और कोशिश की होगी एक बार उसको हल करने की, है ना। चलिए सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। अरिंदम ने 20% की छूट छूट प्राप्त करने के बाद 2100 रुपए में एक कोट खरीदा और फिर रियायती मूल्य पर 5% की दर से जीएसटी का भुगतान किया। तो बताइए, कोट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपको निकालना है मेरे भाई, है ना। मार्क प्राइस आपको निकालना है। चलिए, क्या बोला गया, 20% की छूट प्राप्त की, यानी कि डिस्काउंट जो छूट है, यानी कि जो डिस्काउंट है वो कितना दे रखा है, 20%। प्राप्त करने के बाद 2100 रुपए में कोट खरीदा, ठीक है, और रियायती मूल्य पर 5% की जीएसटी दी। तो एक तरह का ये सवाल जो है ये सक्सेसिव फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। पहले जो है 20% की छूट मिली और उस पे फिर बाद में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ा। तो आप अगर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज निकालनी है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, x+y+xy/100। ये फॉर्मूला दिया था, बोलिए। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस है वो आपको अपने हिसाब से ऐसे सेट करने हैं कि जैसे यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी कि छूट मिल रही है तो हमें प्राइस कम हो रहा है बेसिकली, तो हम माइनस में लेंगे डिस्काउंट को। और 5% यानी कि यहाँ पे जीएसटी पे करनी पड़ रही है तो हम उसको प्लस में कंसिडर करेंगे। तो आप बताइए सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा वो कितना निकलेगा, एक्चुअल में उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए मेरे भाई, सक्सेसिव निकालने के लिए डिस्काउंट है 20% का तो हम लिखेंगे -20। जीएसटी पे कर रहा है तो उसको लिखेंगे हम +5। और xy/100 के लिए, x था हमारा -20 और y था हमारा +5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये कितना आया, -20 +5 कितना हो गया, -15। प्लस प्लस माइनस माइनस आना है यहाँ पे, 20 × 5 100। तो बेसिकली ये कितना, 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसको एक्चुअल में डिस्काउंट मिला यानी कि छूट मिली वो कितनी थी मेरे भाई, वो थी 16%। 16%। एक्चुअल में हम यहाँ पे दिख रहा था हमें 20%, बट उसको एक्चुअली में कितनी छूट मिली, केवल और केवल 16%, क्योंकि छूट लेने के बाद उसने 5% तो जीएसटी दे दिया। बात समझ में आई। तो एक्चुअल जो बेनिफिट उसको मिला छूट का, है ना, डिस्काउंट का, वो था 16%। तो आप ध्यान से देखो, अगर एक्चुअल डिस्काउंट मेरा 16% ही है और डिस्काउंट किस पे लगता है, छूट किस पे लगती है हमेशा, तो आप बोलोगे डिस्काउंट जो हमेशा लगता है वो लगता है मार्क प्राइस पे। ठीक है, यानी कि अंकित अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे। हमेशा याद रखिए, जो छूट कैलकुलेट होती है, छूट की प्रतिशत कैलकुलेट होती है, वो हमेशा मार्क प्राइस पे होती है बेटा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखता हूँ। जो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू में 100। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर अगर 16% डिस्काउंट मिला और
2100 रुपये में खरीदा गया, यानी कि आप सोचो अगर टोटल कॉस्ट 100 रुपये होती, उसमें डिस्काउंट कितना मिल गया? डिस्काउंट मिल गया 16%, जो एक्चुअल डिस्काउंट है 16 है। तो 100 में से 16 डिस्काउंट अगर मिल गया तो खरीदा कितने में होगा मेरे भाई? खरीदा होगा 84 में, 84 में। तो 84 की वैल्यू दी गई है 2100। 2100 रुपये जो वैल्यू दी गई है वो 84 रेशियो की है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 84। और अगर हमें मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, जो कि हमने यहाँ 100 माना है, तो 100 निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। बोलिए क्लियर हुआ? देखिए 21 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 और 4 से 25 इंटू 100 कितना आया मेरे भाई? 2500। यानी कि अंकित मूल्य जो था वो कितना था? 2500 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये प्रीवियस ईयर, पिछले साल में आया हुआ सवाल है बेटा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, देखिए ध्यान से। चलें आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, लगाइए बेटा, एक बार अटेम्प्ट करने की ट्राई करिए। आइए देखते हैं सवाल को। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार पढ़ के देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है ना? यानी कि मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट देता है 15% का देता है। उपरोक्त लेन देन के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अंकित करना चाहिए? मतलब यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा उससे कितना ऊपर उसको मार्क करना चाहिए ताकि उसको जो प्रॉफिट निकल के आए 19% आए। ये एक ऐसा पैटर्न है बेटा जो आपको लगातार एसएससी में या रेलवे में देखने को मिलता है। इवन आईबीपीएस या बैंकिंग के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा इसका इजी वे है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहले मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझाना है, वहां से वो फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है? जब भी बेटा, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट की प्रतिशत दी हो और लाभ या हानि की बात की गई हो, तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है, आप बेसिकली ये होता है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के बीच का आप रेशियो बता सकते हो। रेशियो क्या होगा? ये रेशियो होगा बेटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो, है ना? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होगा हमेशा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको यूज करो। अब पहले आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना? इसके बेसिक्स भी जान लेंगे। तो आप फटाफट से बताइए कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया था आपको? डिस्काउंट परसेंट दिया गया था 15%। और जो लाभ दिया गया था प्रॉफिट परसेंट, वो कितना दिया गया था? वो दिया गया था 19%। इतनी बात क्लियर है? यहां पे लगाते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 15 यानी कि 85, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 119। तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं मेरे भाई कि कॉस्ट प्राइस अगर 85 है तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 119। ठीक है? अब आपको पूछा क्या था? क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अंकित करना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ये रहा, उससे कितना ऊपर आपको अंकित मूल्य मार्क करना है ना बेसिकली। तो आप बताओ 85 से कितना ऊपर है? 19। यहाँ 15 प्लस 19 कितना हो गया? ये 34। बोलो मेरे भाई, 34 हो गया ये। कितना ऊपर है बताओ? 34। और किससे? डिवाइड बाय 85 और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है? ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 17, 17 से 2, 17 से 5, 5 से 20, 2 इंटू 20, ये आ गया आपका 40%। यानी कि परसेंट में बात करें 40%, यानी कि आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा आपको जब मार्क हाई मार्क करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। इतना क्लियर है? बात समझ में है आपको? देखिए ध्यान से।
है ना। चलिए अब बात करते हैं एक बार कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से बेटा, देखिए ध्यान से। ये है एसपी, या मैं ऐसे लिखता हूं, एसपी का अगर फॉर्मूला मेरे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो कितना होता है बेटा। अगर मुझे विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और अगर मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के थ्रू जाना है, तो अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट लगता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वही तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। आप देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करा देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराएंगे तो ये क्या निकल के आएगा यहां से, ये निकल के आएगा यहां से कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही तो आएगा फॉर्मूला। आप देखो मार्क प्राइस को नीचे लेके आ जाओ, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस आ जाएगा, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को यहां लेके आ जाओ, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को यहां लेके आ जाओ, ठीक है। देखिए ध्यान से, आ रही है बात समझ में। तो ये वही फॉर्मूला बन गया ना, कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस के सामने क्या है, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर हुआ आपको। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे और अंकित मूल्य पे डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा, बिना टेंशन के आराम से फॉर्मूला लगाइए और सवाल का सही उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं एक बार सवाल आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, है ना। चलिए देखते हैं, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए क्रमशः 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 15,000 रुपए का निवेश किया। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2,500 रुपए है तो कुल लाभ कितना है। मेरे भाई ये सवाल शुरू करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक होता है कैपिटल यानी कि निवेश, ठीक है, निवेश कि कोई पार्टनर, अगर बहुत सारे पार्टनर हैं तो कितना वो इंडिविजुअल लेवल पे निवेश कर रहे हैं यानी कि कैपिटल लगा रहे हैं। एक होता है टी यानी कि टाइम, जो वो कैपिटल लगा रहे हैं अपना, जो वो निवेश कर रहे हैं कितने समय के लिए कर रहे हैं यानी कि कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। और लास्ट होता है आपका पी यानी कि प्रॉफिट, जो उनको लाभ हो रहा है वो है ये प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है बेटा, प्रॉफिट जो होता है वो सी इंटू टी के रिलेशन में होता है। यानी कि लाभ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना कैपिटल, कितना निवेश किया जा रहा है, गुणा आपका कितने समय के लिए निवेश किया जा रहा है, इसके आधार पे हम प्रॉफिट को यानी कि लाभ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। भाई तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर है ए बी और सी। तो अगर कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल कितना है, 10,000 है, ठीक है। बी का कितना है, 12,000 है, और सी का कितना है मेरे भाई, सी का है 15,000, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूं यानी कि समय की बात करूं कि कितने समय तक के लिए वह अपना जो निवेश है वो कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 5, 6 और 9 महीने ना, 5 महीने, 6 महीने और 9 महीने मेरे भाई, इतना सही है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट जो होता है निवेश गुणा कितने समय के लिए वो निवेश है, इस पर आधार करता है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। हम यहाँ फाइनल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन रेशियोज के बीच में जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करके देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ 000 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, नीचे से भी कर सकते हो आप, ठीक है।
और कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, तो यहाँ पे बोलेंगे 10 × 5 बेटा कितना आ गया 50, 12 छक्के 72, 72, 15 9, 135। ये एक्चुअल रेशियो है। अगर आपको सवाल में रेशियो पूछा जाता कि तीनों के लाभ के बीच में रेशियो कितना रहेगा ए बी और सी के, तो ये आंसर हो जाता है ना, ये आंसर हो जाता मेरे भाई। बट आपको ये नहीं पूछा है, आपको बोला गया है कि ए का जो मुनाफा है यानी कि जो हिस्सा है लाभ का हिस्सा वो 2500 है। तो ए का हमारे रेशियो के टर्म्स में ए का हिस्सा कितना 50 है ना, यानी कि 50 की जो एक्चुअली वैल्यू है वो कितनी देर की है 2500 है ना। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 50 जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वैल्यू में वो किसके बराबर है 2500 के बराबर है मेरे भाई। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, एक रेशियो की वैल्यू 50 हो जाएगी। हमें पूछा गया कि कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है 50 + 72 + 135 कितना आ गया ये 7 7 5 12 3 15 और 2 257। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 50 है तो 257 की मेरे भाई कितनी हो जाएगी बोलिए 257 इंटू में 50 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आया 12850, 12850 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही उत्तर है। बात क्लियर हुई बोलिए, ठीक है। अगर आप इसको ऑप्शन के थ्रू करते तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ता, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती, ये पता होती, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये रेशियो निकल जाते। और रेशियो क्योंकि आपको कुल लाभ पूछा है तो आप डायरेक्टली क्या करते तीनों को जोड़ लेते 257 आता, आप चेक कर लेते कि 257 किसका फैक्टर है, यानी कि 257 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है कट रहा है, तो आपको पता चलता कि ये नंबर है जो 257 से कट रहा है, तो ये आंसर हो जाता। बट क्योंकि 257 एक बड़ा नंबर है तो हम ऑप्शन के थ्रू यहां पे जाना अवॉइड ही करेंगे। बताइए समझ में आया मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लीजिए अगला सवाल करिए। चलिए मेरे भाई देखते हैं सवाल को, क्या लिखा गया है। एक लेख का सूचीबद्ध मूल्य 200 रुपये है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है, यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट प्रतिशत में आपको निकालनी है, ठीक है। लिस्टेड प्राइस यानी कि सूचीबद्ध मूल्य आपको कितना दे रखा है 200, 200 रुपए पे लिस्ट हो रखा है, ये जो एक तरह से आप मार्क प्राइस मान लो इसको कि 200 रुपए उसमें अंकित मूल्य है, ठीक है। और दो छूटों के बाद, 2 क्रमिक छूट के बाद वो 150 में खरीदता है, मतलब एक्चुअली में उसने कितने में खरीदा है बताइए मेरे भाई 150 रुपए में। तो पहली छूट जो हुई, पहली छूट कितने की हुई थी, हमें यहां से कहां पहुंचना है वहां तक पहुंचना है, तो पहली छूट मेरे भाई कितने की हुई 10% की। आप बताओ 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 200 में से 20 कटेगा तो आएगा 180। क्या इतने पे उसने खरीदा है, नहीं, आप बोलोगे नहीं 180 पे नहीं खरीदा, कितने पे खरीदा है 150 पे, ठीक है। तो हमें यही डिस्काउंट निकालना है ये वाला। तो आप मुझे बताओ 180 से 150 पे गए तो कितने का छूट मिला, डिस्काउंट कितने का मिला 30 रुपए का। और ये डिस्काउंट किस पे मिला बताओ, ये डिस्काउंट मिला हमें 180 पे, 180 पे मेरे भाई। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू गुणा किया 100 से। देखिए इधर 3 से कटेगा 6, तो 1/6 इंटू 100, ये 1/6 फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है 16 2/3%, 16 2/3%, या हम बोल सकते हैं इसको 16.66% या 67%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब है। देखिए ध्यान से, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए करिए बेटा अटेम्प्ट।
देखिए ध्यान से, बहुत इजी सा सवाल है। इस तरह के सवाल आपके आते रहते हैं आरआरबी में, और ये आपसे हो जाने चाहिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5,000 रुपया, ठीक है। और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 25% का लाभ अर्जित किया जा सके, ठीक है। आपको निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे भाई, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, आप ये सिंपल सी बात देखो, 5,000 की चीज थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 5,000। तो अगर हम 25% का लाभ अर्जित कर रहे हैं, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं मेरे भाई, तो 25 का लाभ होगा उस पे, तो कितने का बिका होगा, 100 का 25% होता है 25, यानी कि 100 प्लस 25 125। तो हमें निकालना है इसका 125%। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 5,000 जो था वो 100% था, उस पे 25% का फायदा हो गया, तो ये बना 125%। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कितना हुआ, 125% कितना होता है, आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कितना आएगा, 5/4, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखिए इधर ध्यान से, 5 4 से कटेगा, 12 12 50, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 6250, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है मेरे भाई। जैसे ही आपको लाभ दिखता है, ये लाभ है आपका यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 25%, तो 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे मेरे भाई, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट था, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू परसेंट की दी जाती है वो आपका न्यूमरेटर होता है, यानी कि एक क्या है आपका, एक है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है मेरे भाई, वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। बात समझ में आई। तो इस रेशियो के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो है मेरा वो प्रॉफिट है यानी कि लाभ है, और 4 जो है मेरा वो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है। तो आप बता सकते हो कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है कि जितने में आपने चीज को खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस, प्लस आपने उसको कितने लाभ पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यहां से क्या निकल के आएगा, अगर कॉस्ट प्राइस आपका 4 रेशियो है, प्रॉफिट आपका 1 रेशियो है, तो 4 और 1 5, 5। बताइए समझ में आया, ठीक है। और आपको जो वैल्यू दी गई है वो किस चीज की दी गई है, क्रय मूल्य की, यानी कि 4 की वैल्यू आपको दी गई है भाई, 4 की वैल्यू आपको दी गई है 5,000 रुपए, ठीक है जी, 5,000 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000/4। तो आप बताओ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी ×5, ये वही तो कैलकुलेशन है, 5,000 × 5/4। तो आंसर यहां से भी कितना निकल के आने वाला है, 6,250 मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड अप्रोच, है ना। फर्स्ट अप्रोच ये थी, सेकंड अप्रोच ये है आपकी। आप चाहते तो इसको एक और अप्रोच से कर सकते थे, थर्ड अप्रोच। वो क्या होती, आप सिंपली 25% निकाल लेते थे इस 5,000 का, है ना। अगर आपका क्रय मूल्य 5,000 है, तो आप इसका 25% निकाल लीजिए। 25% कितना होगा मेरे भाई बताओ, 25% होगा 1/4, यानी कि कितना होगा, 1,250 रुपए। तो भाई अगर 5,000 क्रय मूल्य है और उसको बेचने पे 1,250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की वैल्यू बेची होगी, मतलब जो विक्रय मूल्य हो कितने पे बेचा होगा, 6250। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं। ये आपकी तीनों अप्रोचेस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, लीजिए एक बार अटेम्प्ट करिए। आइए मेरे भाई, इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं, बहुत बार आपने इस टाइप के सवाल देखे होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में अक्सर इस तरह के सवाल देखे जाते हैं, यानी कि 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल सी बात है, एक प्यारी सी इक्वेशन आपको दे रखी है मेरे भाई, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 42 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर है 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस के। सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कॉस्ट प्राइस
ये मल्टीप्लाई में आपस में 42 इंटू कॉस्ट प्राइस 36 इंटू सेलिंग प्राइस। मैं सेलिंग प्राइस को नीचे लेके आ रहा हूँ, विक्रय मूल्य को, तो ये बचेगा यहाँ पे 36 और 42 आ गया नीचे। ठीक है जी, ये कटेगा 6 से, 6 टाइम्स और ये 7 गुना, यानी कि 6/7। 6/7 किसका रेशियो आ गया, किसका अनुपात आ गया? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस में मानता हूं 6 है, 6 रेशियो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7 रेशियो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो आ गया तो मेरे भाई आप बता सकते हो 6 में खरीदा और 7 में बेचा तो लाभ होगा या हानि होगी? तो सिंपल सा यहाँ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 6 में खरीदा 7 में बेच दिया, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है? जितने पे खरीदा था, यानी कि 6 इंटू में 100। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? 1/6 का फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने आपको बताई 16 2/3%। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू 1/6 है तो परसेंटेज में 16 2/3% इसका जवाब होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फोर्थ, 16 2/3% लाभ हो रहा है मेरे भाई। ठीक है जी, सवाल समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बेटा यहां से एक चीज आपको बतानी है मुझे कि फ्रैक्शन की प्रतिशत में वैल्यू आपको याद रखनी है। एक चार्ट मैं बाद में आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू और करस्पॉन्डिंगली प्रतिशत की वैल्यू यानी कि परसेंटेज की वैल्यू आपको दी गई होगी, या आपने काफी सारी बुक्स में भी ये वैल्यूज देखी होंगी। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप ये वैल्यूज याद कर लोगे तो आपको बड़े काम आने वाले मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल बेटा, कोशिश करिए एक बार ट्राई करने की। आइए देखते हैं सवाल को, क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य 700 है, यानी कि 100 सेबों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 700 रुपए। इन्हें 96 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है। प्रति दर्जन, दर्जन में बात की गई है, 12 की रेफरेंस दिया हो गया है ना। तो यहाँ पे दिया गया है 100 सेब की कॉस्ट प्राइस 700 रुपए। ठीक है, 100 सेबों की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी देर की है मेरे भाई? 700 रुपए। तो आप मुझे बता सकते हो एक सेब की वैल्यू कितनी होगी? 700/100 यानी कि 7 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ दर्जन की बात की गई तो हम भी दर्जन की बात करते हैं। एक दर्जन में बेटा 12 सेब होंगे, है ना। तो अगर एक सेब की वैल्यू 7 रुपए है तो 12 की कितनी हो जाएगी? 12 × 7 यानी कि 84 रुपए। 12×7 = 84। ठीक है, ये आपकी बेटा कॉस्ट प्राइस होगी, ये आपकी क्रय मूल्य हो गया। 12 सेबों का क्रय मूल्य 84 हो गया। और आपको दिया क्या गया है? सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर विक्रय मूल्य की बात की गई है तो एक दर्जन सेबों की विक्रय मूल्य कितनी देर की है? 96 रुपए देर की है। कितनी देर की है? 96 रुपए देर की है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई 84 रुपए में खरीदा है और 96 रुपए में बेचा है। तो आप बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? 84 में खरीदा, 96 में बेच दिया, तो ये हो रहा है सीधा सीधा प्रॉफिट, यानी कि लाभ। कितना हो रहा है? 96 - 84 बेटा कितना हो गया ये? 12। 12 का लाभ हो गया। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पे बेटा। बात समझ में आ रही है? लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? लाभ हो या हानि, हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? जिस मूल्य पे हमने चीजों को खरीदा होता है उसी पे तो हम कंपेयर करेंगे। तो 84 रुपए में हमने इसको खरीदा था, ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो ये कटेगा क्या? 12 1 12 7 7, तो 1/7 का 1/7 इंटू 100। फिर से यहाँ फ्रैक्शन की बात आती है। 1/7 का अगर आपको प्रतिशत में निकालना हो तो वो आपको याद रखना चाहिए। हालांकि होता कितना है ये? 14 2/7%। ये बेटा आपको याद रखना चाहिए। अगर आप सच में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके जो
सहसाथी हैं, जो आपके साथी हैं, जो ऑलरेडी इसमें compete कर रहे हैं, उनको बेटा ये दिल से याद होगी। 1/7 को सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, 100/7 नहीं करेंगे कभी भी, वो उनको ये याद होगी। तो 14 2/7 ये आपको भी याद रखनी है, इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं इस सवाल समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था ये, है ना। राइट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल करिए। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार आपने सवाल पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, और कोशिश भी की होगी हल करने की। चलिए देखते हैं। नीलेश ने 5,000 में कुछ जौ खरीदा। ठीक है जी, इसका आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि नीलेश पूरे पर 15% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष जौ का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए ध्यान से, 5,000 में सारा जौ खरीदा गया, उसके दो हिस्से किए गए, यानी कि दो हिस्से बराबर हिस्से कितने के होंगे, 2500 और 2500, इतना। ठीक है, ठीक है, और आधे हिस्से की बात कर रहा है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। आप मुझे बताओ बेटा, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे 20% कितना होगा। देखो ध्यान से, 10% अगर निकालेंगे तो एक जीरो हटा देंगे, 250, तो दो गुना यानी कि 20% हो जाएगा 500, है ना। 20% कितना होगा, 500, तो 2,500 में 500 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 3,000। इतना सही है, यानी कि कितने में बेचा गया होगा इसको, 3,000 रुपए में। इसका विक्रय मूल्य पहले पार्ट का कितना हो गया, 3,000। आपको पूछा है टोटल में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, बताइए टोटल में कितना बेनिफिट हो रहा है, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, 15%। टोटल का 15% कितना हो रहा है, 5,000 का अगर 15% आप निकालोगे तो ये आएगा 750। तो 5,000 प्लस 750 यानी कि जो टोटल विक्रय मूल्य है, टोटल विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, 5,750। तो मेरे भाई आप बताओ, अगर 3,000 इसका विक्रय मूल्य है और टोटल विक्रय मूल्य है 5,750, तो इस वाले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 3,000 से माइनस कर दोगे, कितना आया ये, बोलिए, 2,750। बोलिए, टोटल विक्रय मूल्य आ गया था 5,750, इस अकेले का विक्रय मूल्य आया 3,000, तो इन दोनों को माइनस किया तो इसका विक्रय मूल्य निकाल के आ गया 2,750। यही तो निकालना था आपको, बताइए, 2,750 सही जवाब है। उम्मीद करता हूं ये अप्रोच समझ में आई होगी आपको। बोलिए, समझ में आई है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और अप्रोच हम इसमें देख सकते थे। अगर आपने कंसेप्ट समझे हैं एलिगेशंस के, है ना, मिक्सचर और एलिगेशंस के आप सभी ने सवाल किए होंगे, तो बेटा एलिगेशन भी यहाँ पे यूज हो सकती थी अगर आप ध्यान से देखते तो। कैसे, देखिए दो पार्ट थे बेटा, पार्ट ए था और पार्ट बी था। ठीक है, तो पार्ट ए में, ए को जो बेचने पे मतलब प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा था, यहाँ पे बताया जा रहा था कि 20% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और जो ओवरऑल प्रॉफिट था, एक्चुअल में ओवरऑल प्रॉफिट कितना था, 15%, 15%। तो मैं इसको बीच में लिख सकता हूं 15 को। ठीक है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। और बेटा नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्वांटिटी का रेशियो। आप बताओ ये कितनी क्वांटिटी थी, 2,500, ये भी 2,500, मतलब बराबर बराबर थी, तो रेशियो कितना हो गया इसका, ए और बी का 1:1। इसी तरीके से एलिगेशन करते हैं। तो 20 - 15 ये माइनस करा जाता है, 20 - 15 कितना होगा, 5। तो अगर एक रेशियो 5 के बराबर है तो ये रेशियो भी किसके बराबर होगा, 5। तो ये माइनस ये 5 आया था, तो दूसरा क्या होगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, बताइए, 15 - 5, 10%। बात समझ में आई कि नहीं। करते क्या है एलिगेशन में, आपको मोस्टली पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है, एक बड़ी वैल्यू होती है हमेशा, एक छोटी वैल्यू होती है और एक बीच की वैल्यू होती है। क्या बोला मैंने, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, बीच की वैल्यू।
बड़ी वैल्यू बेटा जरूरी नहीं है लेफ्ट में हो, बड़ी वैल्यू राइट में भी हो सकती है, छोटी वैल्यू लेफ्ट में भी हो सकती है, पर बीच की जो वैल्यू होगी एकदम जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेंटर पे हो, बट वो कुछ भी हो सकती है, पर इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगी। तो बड़ी से बीच वाली माइनस करके यहाँ लिखते हैं, और बीच वाली वैल्यू से छोटी वाली को माइनस करके यहाँ लिखते हैं। तो हमें क्या पता चला, 20 - 15 5 होता है। तो ये रेशियोज थे बेटा, ये रेशियोज थे, और ये एक्चुअल वैल्यू थी। तो एक रेशियो बराबर अगर 5 है, तो ये रेशियो भी हमारा कितना होगा, 5 होगा। तो 15 - 5 यानी कि कितना आ गया, 10%। तो आप सीधे सीधे ये कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर पहले वाले पे प्रॉफिट 10 - 20% था, तो दूसरा वाला जो बराबर हिस्सा था, दूसरा वाला जो बराबर हिस्सा था उस पर डायरेक्टली आप प्रॉफिट बता सकते थे 10% हुआ है। दूसरा वाला हिस्सा था कितना मेरे भाई, 2500। 10% 2500 का कितना हो जाएगा, 250। तो इसको आप ऐड कर दो, 2750, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाता उसका, 2750। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ये अप्रोच भी आपको समझ में आई होगी। डिस्कस कर दी मैंने, जिनको अच्छी लगती है एलिगेशन अप्रोच, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है, जहां पे भी लग रही होती है मैं वहां लगा देता हूं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए, एलिगेशन बहुत एक प्यारा मेथड है। हम देखेंगे इसमें जब चैप्टर वाइज सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर नहीं भी पूछे गए हैं तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा एलिगेशंस की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए मेरे भाई, अभी इस तरह का सवाल एक देखा होता हमने, थोड़ी देर पहले ही देखा है ना। तो इसको कर सकते हैं हम। एक पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा 900 रुपये, पुस्तक का अंकित मूल्य जी 900 रुपये दे रखा है, ठीक है जी। एक व्यक्ति ने दो क्रमिक छूट, डिस्काउंट कितने दे रखे हैं बेटा, दो डिस्काउंट दे रखे हैं ना, क्रमिक छूट दो दे रखी है। पहली तो दे रखी है 12%, दूसरी आपको शायद निकालनी है, हाँ दूसरी छूट निकालनी है। बट खरीदा कितने में, 693। यानी कि जो 900 की पुस्तक है वो खरीदी कितनी में गई है, 693 में। मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट एक ना मिलके कितने बार मिलना है, कितने बार में मिला है, दो बार में मिला है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सवाल को। पहला जो डिस्काउंट मिला है बेटा, वो कितना है, 12% का। 12% अगर आप 900 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 108 आ जाएगा। तो 900 में से 108 आप छूट माइनस कर दो, है ना, तो कितना बचेगा आपका, बोलो, 792 बचेगा। क्या 792 में किताब खरीदी है, आप बोलोगे नहीं सर, खरीदी कितने में, 693 में। तो आप बताओ यहाँ से डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं, बोलिए। डिस्काउंट क्या होता है, कितना डिस्काउंट हम मिल रहा है यहाँ पे, 692 माइनस 693, कितने का डिस्काउंट है, 99 का डिस्काउंट है। और 99 का डिस्काउंट ये किस पे लग रहा है, 792 पे। बताइए ध्यान से, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का, छूट की प्रतिशत निकालने का। जो आपकी छूट होती है वो ऊपर लिखी जाती है, नीचे क्या होता है आपका अंकित मूल्य। यहाँ पे अंकित मूल्य हम यही कंसिडर करेंगे, इसका मार्क प्राइस हम यही कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट इस पे लग रहा है फर्दर, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100% में निकालने के लिए, बोलिए कितने गुना जा रहा है ये। तो यहां से दिख रहा है 99 एक, 99 8, है ना, 8 गुना जा रहा है। तो 1/8, 1/8 यानी कि 100/8 करोगे, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको इसकी प्रतिशत वैल्यू पता होती तो आप फटाक से बोल देते कि 12 1/2% इसका जवाब है, यानी कि 12.5%। फिर से यही बात आई बेटा कि 1/8 की अगर आपको प्रतिशत में वैल्यू पता होती आप फट से आंसर लगा देते 12.5%। आपको सवाल करने की आगे जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुई। तो उम्मीद करता हूं ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज है आप याद करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल। इस इस क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस, क्लास का आखिरी सवाल। चलिए मेरे भाई, देखते हैं सवाल को।
उम्मीद करता हूँ एक बार आपने पढ़ा होगा। इस तरह के सवाल भी अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर सवाल लगाए होंगे तो इस तरह के सवाल एसएससी भी पूछता है काफी और रेलवे भी काफी पूछता है। तो क्या बोला गया सवाल में, एक विक्रेता 7 रुपए में 10 कलम बेचता है ना। वह 40% का लाभ कमाता है। एक कलम का क्रय मूल्य है। यहाँ पे आपको बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य की बात की गई है। तो हम बोलेंगे, देखिए ध्यान से, 10 कलम, 10 कलम वो कितने में बेचता है, 7 रुपए में। यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, 10 कलमों का विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 रुपए दे रखा है। तो आप मुझे बताओ कि एक कलम की अगर हम बात करें, है ना, क्योंकि हमें वहां पे एक कलम का क्रय मूल्य निकालना है, तो एक एक कलम की विक्रय मूल्य अगर मुझे चाहिए तो 60/10 हो जाएगा। ये इतना सही है मेरे भाई। आप एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ये करेंगे। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है कुछ भी, सपोज किसी चीज का सेलिंग प्राइस दिया गया है 150 रुपए और आपको मुनाफा दिया गया है 25% का, ठीक है, 25% का मुनाफा दिया गया है और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो 150 रुपए दिया गया है वो हमारा कितने की वैल्यू है, वो हमारी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम 100 मानते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है, 100% मानते हैं। 100 पे 25 का फायदा हो गया तो कितना बन गया, 125 बन गया, है ना। 100 पे 25 का फायदा हो गया तो कितना बन गया, 125। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 125 की वैल्यू है। अगर ये 125 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 125। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी, 100। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बेटा। इतना ठीक है। अगर ये बात समझ में आई है आपको तो मैं यहां से बोल सकता हूं, ये मैं रब कर देता हूं, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, क्योंकि ये मेरा क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। तो इसमें लाभ कितना हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100% होती है, उस पर 40% का लाभ होता है, तो आप मुझे बताओ ना कि 40% अगर इस पे लाभ हो गया तो जो विक्रय मूल्य वो कितना बन जाएगा, 140। यानी कि ये वाली जो वैल्यू दी गई है वो 140 की वैल्यू दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 140। तो इस फ्रैक्शन को मैं डिवाइड बाय 140 कर दूंगा। तो ये क्या आ गई, एक रेशियो की वैल्यू। और अगर आपको इसी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस हम मान के चलते हैं 100। बात समझ में आई। डिवाइड किया हमने 140 से, और क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस होती है गुणा में 100, ठीक है, 100 मान के चलते हैं। तो अब इस कैलकुलेशन को जस्ट आपको कंप्लीट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से 1, 7 से 2, यानी कि कितना आया मेरे भाई, 1/2 कितना होता है, 0.5। तो ये जो 0.5 निकल के आई है क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है किसका, एक कलम का, एक कलम का, एक कलम का क्रय मूल्य है ये 0.5 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए ध्यान से, आई समझ में बात मेरे भाई। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा क्वेश्चंस को करने में, सवालों को करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जाके एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कर देना। और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और किसी और टॉपिक को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।